नमस्कार। महाराजा सूरजमल कॉलेज में जो कोविड-19 की वजह से एजुकेशन में जो व्यवधान पड़ा, उस व्यवधान की वजह से अपने ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा रहे हैं। तो इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका है स्वागत। अब अपने जो बीए पार्ट सेकंड में जो सेकंड पेपर है मानव भूगोल में अपने चर्चा कर रहे थे, यानी मूलभूत सिद्धांत हो गए। मूलभूत सिद्धांत के बाद में अपने मानव का जो उद्भव केंद्र था, उद्भव के बारे में अपने स्पष्ट किया। लेकिन आज अपने जो अपना जो प्रकरण है, अपना जो विषय है, वो है मानव प्रजातियाँ। तो मानव प्रजातियाँ, अब जब अपने एक बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल है, अब मानव भूगोल विशेष रूप से किस पे आधारित है? मनुष्य पे। तो मनुष्य की सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि मनुष्य की जो प्रजातियाँ हैं, तो जो प्रजातियाँ हैं, मनुष्य की प्रजातियाँ विशेष रूप से कई भागों में इनको क्या किया गया है, बांटा गया है। यानी यूनिवर्सल जो है अपना वर्ड है, उस वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे, जैसे जिस स्टेट में हैं अपने उस स्टेट की बात करें तो जो ह्यूमन रेसेस है, ये धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों की जैविक विशेषताओं को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और उन जैविक के विशेषताओं के आधार पर हम इनका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो जो विभाजन है वो मुख्य रूप से जो अपना धरातल है, जलवायु है, क्लाइमेट है, यानी क्लाइमेट तथा धरातल को मद्देनजर रखते हुए इसका अपने क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो जैविक विशेषताओं की विभिन्नता के अनुसार मानव समूह को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। तो इसका सबसे पहले प्रजाति का अर्थ समझ लो कि प्रजाति शब्द अंग्रेजी के जो रेस शब्द है, उसका क्या है, हिंदी रूपांतरण है। और प्रजाति के लिए रेस शब्द RACE शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मोटर्स में दिया। और उन्होंने ये बताया, अब ये बुक ऑफ मोटर्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेस शब्द है ये रेस शब्द सबसे पहले ई फॉक्स ने दिया था। अब ये जो रेस शब्द है, रेस शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो इस फ्रांसीसी भाषा के शब्द से 1570 में बुक ऑफ मोटर्स, 1570 ईस्वी में बुक ऑफ मोटर्स में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया। इसमें यानी रेस शब्द का सबसे पहले ई फॉक्स ने 1570 ईस्वी में बुक ऑफ मोटर्स में इसका क्या किया, उल्लेख किया कि जो रेसेस शब्द है, रेसेस शब्द किसका, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो इस फ्रांसीसी भाषा के शब्द रेसेस का हिंदी अर्थ यही हुआ कि जो प्रजातियां हैं, कौन सी, मानव की प्रजातियां हैं, वो मानव की प्रजातियां यहाँ पे यानी फ्रांसीसी शब्द के अकॉर्डिंग निकल के बाहर आई हैं। अब उन्होंने लोगों को एक ही प्रजाति के से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान था। अब जो रक्त उनके पूर्वजों के समान था, कुछ भूगोलवेताओं तथा मानव शास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो प्रजाति को सम्मान गुण, धर्म, भाषा
आदि के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, तो रेशेस शब्द की उत्पत्ति को अपने आधार माने तो सबसे पहले ये फ्रांसीसी शब्द था, लेकिन फ्रांसीसी इसको इतावली भाषा में क्या किया गया, प्रकट किया गया, और इतावली भाषा के माध्यम से ही आज अपने इसके अध्ययन रेशेस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब जो इसके बारे में जो विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताएं परिवार तथा परिवार के वंश और वंश के साथ नस्ल, ये चीज़ें स्पष्ट रूप से किसमें जैविक प्रभाव के माध्यम से अपने मानव समाज में देखने को मिली। अब जो कोपर महोदय हैं, कोपर महोदय ने सबसे पहले मानव प्रजातियों का क्या क्या विभाजन किया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है और यह आनुवंशिक समूह है जो नस्ल जनांग के लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठन व एक समूह है। यानी समझ में आ रहा है, यानी प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है, यह आनुवंशिक समूह है कि जो नस्ल जनिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। प्रोफेसर ब्लांस, यानी ब्लांस कौन था, मानव भूगोल के जन्मदाता, तो प्रोफेसर ब्लांस ने भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से यही कहा कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी जो मानव भूगोल के जन्मदाता जनक, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये समझाते हुए स्पष्ट किया कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मानव क्या था, जंगली अवस्थाओं में था, और वो क्या गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, ना उनके पास में कोई वस्त्र थे। तो वो किससे प्रकट हुआ, वो स्पष्ट इसी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मानव सबसे पहले क्या था, आदिवासी था। अब आदिवासी से धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, विकास हुआ, उसमें उन्नति हुई, और उन्नति होने के बाद में आज जो आधुनिक मानव है वो इसी का एक उद्देश्य है। अब इसके बाद में ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति के बारे में कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी मानव सभ्यता नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। ये किसने कहा? टेलर ने। अब जो टेलर है, ये टेलर, ग्रिफिथ टेलर बोल सकते हैं इसको। ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्ट रूप से ये एक इतना सा शब्द आ जाता है एग्जाम में कि मानव सभ्यता, इसमें इतने से एक कोटेशन आता है कि मानव नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी मानव शब्द को, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। ये है कोटेशन है, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, नहीं कि सभ्यता को। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, इतना सा कोटेशन देता है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देता है, इसके बारे में इतना सा लिख देता है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। स्पष्ट कीजिए। यानी छोटी सी बात में अब आप इसमें, यदि जो लड़का इसका भावार्थ समझाता है कि मानव प्रजाति, तो मानव प्रजाति का जो उद्भव, मानव प्रजाति के विकास के कारण, उसको इसमें क्या कर देगा, स्पष्ट कर देगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कब, ये चीजें कब है, जब गहन स्टडी जो बच्चा किया हुआ है वो ही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि उसके दिमाग में यदि मानव प्रजाति स्पष्ट हो रहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, यानी अपने जो उसके अंतर जो विभाजन है उसको प्रकट कर रही है, न कि सभ्यता को। कहने का मतलब, यदि आपने परिवेश में, अपने जो वर्तमान परिवेश है, उस वर्तमान परिवेश में यदि अपने बोलते हैं कि तू जंगली है क्या, तो उससे स्पष्ट होता है कि मानव क्या कर रहा है,
अपने आप में मानव क्या कर रहा है, उसमें क्या करता है, सुधार कर रहा है। उसको क्या बोला, जंगली। तो जंगली शब्द से स्पष्ट होता है कि तेरे को कोई सभ्यता नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए यानी टेलर महोदय ने स्पष्ट कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार के अनुसार, जो भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर ए मजूमदार के अनुसार, यानी डॉक्टर ए मजूमदार के अनुसार, यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर, डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे हो, यह एक प्रजाति है। यानी किसने कहा, डॉक्टर ए मजूमदार ने। यह कौन है, यह भारतीय समाजशास्त्री हैं, यानी भारत के जो सामाजिक जो मूलभूत हैं क्रियाएं हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण देते हैं। अब इसके बाद में है मानव प्रजातियों के विकास के कारण। मानव प्रजाति के विकास के कारण, मानव प्रजाति के विकास के कारण। अब जो मानव प्रजाति के विकास के कारण है उसमें पहला जो कारण है स्थानांतरण की प्रवृत्तियां। पहला है स्थानांतरण की प्रवृत्तियां, यानी मनुष्य जाति में जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना है। यानी सबसे पहले जब मानव का उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो वो कहाँ थे, जंगलों में थे। जंगलों में कंदमूल फल खाते थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे। जब आग का विकास हो गया तो वो क्या, यानी उनको पका के खाने लगे और वहाँ से उन्होंने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते गए और स्थानांतरण कृषि भी करने लगे, जिसको कई जगह मलपा कहा, कई जगह झूमिंग कहा। तो ये चीज़ें यानी स्थानांतरण का भी मानव जाति पे काफ़ी क्या हुआ, प्रभाव पड़ने लगा। अब जो ग्रिफिथ टेलर है, ये ग्रिफिथ टेलर स्थानांतरण के बारे में यानी प्रवास के बारे में ने कहा कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ है वे मनुष्यों में स्थानांतरण हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण, यानी दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण दूसरे प्रदेश के भौगोलिक वातावरण में से समायोजन के कारण विषुप्त हो गए या समाप्त हो गए। यानी जो स्थानांतरण है वो स्थानांतरण धीरे धीरे क्या किसमें संस्कृति में बदलता गया। और जैसे मान के चलो अपने किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देख के उसका अनुसरण करते हैं और अनुसरण करते हैं तो वो चीज़ यदि अपने पास में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अपने उसका अनुसरण करें और अनुसरण करके और उस पर फॉलो करें तो उसमें अपने को क्या मिलता है, मानव जाति को क्या मिलता है, फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब दूसरा है ग्रंथि रस प्रभाव। ग्रंथि रस प्रभाव, ग्रंथि रस, ये जो ग्रंथि रस प्रभाव है ये मानव के गुणों का एक मूलभूत कारण है। मानव शरीर के आकार तथा
आकृति निर्धारण में, यानी मानव शरीर के आकार तथा आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों से, यानी जितने भी अपने पार्ट्स हैं, यानी मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों से जलवायु तथा अन्य भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न रसों का निर्माण होता है। और ग्रंथि रस के प्रभाव के बारे में आर्थर कीट ने 1922 में कहा था, यानी 1922 में आर्थर कीट ने ग्रंथि रस प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण कर दिया और उन्होंने कहा कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र ही है, कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतान हैं। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रंथि रस के प्रभाव के बारे में समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है, उत्पत्ति क्षेत्र ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतान हैं। यानी कहने का मतलब इससे स्पष्ट होता है कि अपने भारत को वसुदेव कुटुंब के नाम से जानते हैं। यानी वसुदेव कुटुंब क्यों? क्योंकि इसमें एक अनेकता में एकता पाई जाती है। अनेकता में एकता पाए जाने की वजह से भारतीय देश को, भारत कंट्री को क्या कहा जाता है? वसुदेव कुटुंब। यानी अपना जो देश है वो सभी को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, यानी कोई सा भी धर्म हो, उसको सबको क्या लेके एक साथ लेके चलते हैं। इसलिए भारतीय जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको वसुदेव कुटुंब के नाम से जाना जाता है। अब जो तीसरा मानव विकास के कारणों में जो तीसरा कारण है वो है जैविक परिवर्तन एंड क्षाम। तीसरा है जैविक परिवर्तन एंड क्षाम। जैविक परिवर्तन और क्षाम। ये जो जैविक परिवर्तन एंड क्षाम है, जैविक परिवर्तन से स्पष्ट यही है कि मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या होता है? यानी मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन्स एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार एवं समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी जिन्स हमेशा क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। किसमें? पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी नानी के गुण दोहते में भी आ सकते हैं, दोहते के गुण पोते में भी आ सकते हैं। तो वो क्या है? यानी वंश दर वंश जो जीन है वो क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि एक स्त्री बिल्कुल श्याम कलर की है और उसका पति भी श्याम कलर का है, यानी दोनों काले हैं, लेकिन उसकी जो संतान होती है वो क्या हो जाती है? वो बिल्कुल क्या होती है? गोरी होती है। तो उसमें कहाँ से आ गया वो जीन? यानी उनके पूर्वज, यानी उसकी नानी, उसका नाना, उसका मामा, यानी वहाँ के जीन वहाँ आ जाते हैं और उससे वो क्या होते हैं? गोरा हो जाता है। तो ये कैसे? पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, इस कारण से वो प्रभाव पड़ता है। अब जो भौगोलिक कारक हैं जैसे जलवायु, आहार, ये बीमारियां, यानी भौगोलिक कारक जैसे जलवायु और क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट मानव जलवायु के यानी मानव प्रजाति के विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे? यानी जलवायु है, जैसे
अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में क्या है, सर्दी अधिक पड़ती है, बर्फ जम रही है। तो बर्फ जब अधिक जम रही है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, यानी मानव जनजाति सबसे कम निवास करेगी। क्यों? क्योंकि उसको क्लाइमेट नहीं मिल रहा, जलवायु सही नहीं मिल रही। यदि जलवायु सही नहीं मिलेगी तो वो लोग क्या करेंगे, यानी वहाँ से अपना क्या स्थानांतरण कर लेंगे। अब ये जलवायु जो है, जलवायु सबसे ज़्यादा मानव प्रजाति को क्या करती है, प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। अब जो दूसरा है इसमें आहार यानी भोजन, यानी भोजन भी मानव प्रजाति के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे घुमंतु जनजातियां हैं जो घूमने वाली है, ये घुमंतु जनजातियों में यानी ये विलस्ट क्यों होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जंगली जानवरों का सेवन करते हैं, मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी होने की वजह से ये क्या विलस्ट होते हैं। और जो शहर में रहते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, वो थोड़े कदकाठी से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। यही इनका मुख्य कारण है। अब जो महामारियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ क्या करती हैं, ये भी मानव जाति को प्रभावित करते हैं। जैसे कोविड-19 है, अब ये लेटेस्ट प्रमाण अपने दे सकते हैं। कोविड-19 की वजह से अपना पूरा वर्ल्ड क्या हुआ है, इससे प्रभावित हुआ है। और इसमें प्रभावित होने की वजह से पूरे देशों की जो जितने भी कंट्री हैं, जिसने इसको प्रभावित किया, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो गई, डाउन हो गई। डाउन है अपने आप हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रभावित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन उसके लिए मानव जनजाति नहीं है, मानव जनजाति नहीं है, तो वो क्या होगा, एक तरह से बिल्कुल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, मानव जाति के विकास को प्रभावित कर रही हैं। कौन कौन सी? वो चीज़ें स्पष्ट हैं, यानी जलवायु है, आहार है तथा वहाँ की बीमारियाँ। अब है नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। चौथा क्या नंबर का वो है, जलवायु परिवर्तन। अब जो जलवायु परिवर्तन है, ये मानव जाति को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्व माना जाता है। यानी मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न तत्व या वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और मानव प्रजाति के उद्भव एवं विकास को, यानी मानव प्रजाति के उद्भव यानी जन्म को, मानव प्रजाति के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक किसको माना जाता है, जलवायु को माना जाता है। यानी मानव प्रजाति को उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जलवायु को माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का क्या होता है, अभाव होता है। शिकारी जानवरों की कमी आदि के कारण मानव दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और पांचवा कारण है प्रजातियों का मिश्रण। पांचवा कारण है प्रजातियों का मिश्रण। अब जो प्रजातियों का मिश्रण है, यानी प्रजाति हैं, यानी मुख्य रूप से, यानी वर्ड की जो मुख्य रूप की जो प्रजातियां 7 भागों में बांटी गई है। अब उनमें कई जैसे ऑस्ट्रेलॉइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, अल्पाइन है, ये प्रजाति क्या करते हैं, आपसी में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। यानी एक ही जगह पे यदि काफ़ी समय से, जैसे मान के चलो एक अपने ले लेते हैं, मद्रासी ले लेते हैं, पंजाबी ले लेते हैं, एक पंजाबी तथा एक राजस्थानी दोनों साथ साथ रहते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। पंजाबी भी क्या राजस्थानी बोलने लग जाता है, राजस्थानी भी पंजाबी बोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन पे साथ रहने का प्रभाव उनमें क्या दिख जाता है, स्पष्ट दिखने लग जाता है। इसलिए जो प्रजातियों का मिश्रण है, ये भी मानव प्रजाति के विकास के कारणों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इसके बाद में जो छठा है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। भौगोलिक व
भौगोलिक व सामाजिक अलगाव ये यानी भौगोलिक व सामाजिक अलगाव है, तो भौगोलिक व सामाजिक अलगाव में भौगोलिक में जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं, ये धरातलीय विभिन्नताएं क्या करती हैं, मानव प्रजाति को प्रभावित करती हैं। यानी उबड़ खाबड़ धरातल होगा, वहाँ मानव प्रजाति नहीं रहेगी, बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मानव प्रजाति को क्या चाहिए, समतल धरातल चाहिए, उपजाऊ क्षेत्र चाहिए। जहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र होगा वहाँ मानव अधिक से अधिक निवास करेगा, और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती उस जगह पे वो लोग निवास नहीं करते। ये स्पष्ट रूप से ये कारक क्या करते हैं, मानव प्रजाति को प्रभावित करते हैं। और सामाजिक जो अलगाव होता है, ये सामाजिक अलगाव अपने आप में एक प्रजाति को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि लोग उसके बारे में समझ भी नहीं पाते। यानी एक समाज का दूसरे समाज में विलोपन हो जाता है, एक समाज दूसरे समाज को चला जाता है। तो इसमें जो आपके मानव प्रजाति है, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मानव प्रजाति को स्पष्ट करते हुए मानव प्रजाति के विकास के कारणों को समझाइए। तो ये चीज़ें ये कंप्लीट है, और इनको आप विस्तृत रूप से अध्ययन करना, और इसके बाद में इसको जो नोट्स बनाते हो, इन नोट्सों को तैयार करना। आज का जो अपना टॉपिक है यही अपने समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।